नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले। इंडिया बोले के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल कथा में आपका स्वागत है। आज कथा एक ऐसे घटना की जिसने देश के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। आज कथा एक ऐसे घटना की जिसने देश की सियासत बदल दी। आज कथा एक ऐसे घटना की जिसने सियासी जंग के हथियार बदल दिए। आज कथा एक ऐसे घटना की जिसने देश के सामाजिक ढांचे में बदलाव ला दिया। आज कथा एक ऐसे जजमेंट की और एक ऐसे जज की जिसने आत्मकथा में लिखा कि हमें फैसला देने के बाद हमारी मुलाकात एक बंदर से होती है और अंततः उसे हमें साष्टांग करना पड़ता है। जी हाँ, यह कथा है आज से 36 साल पहले की, जब एक जज के द्वारा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवादित परिसर के ताला खोलने का जजमेंट दिया जाता है, जिसके बाद जज साहब को भारी सुरक्षा के बीच उनके आवास पहुंचाया जाता है, तो वहां उनकी मुलाकात एक बंदर से होती है। आज की घटना का जिक्र 36 साल पहले से जुड़ा है। जनवरी 1985 में उमेश चंद्र पांडे नामक एक युवा वकील के द्वारा एक याचिका दायर की जाती है अयोध्या के मुंसिफ मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। याचिका में मांग की गई थी कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवादित परिसर है उसका ताला खोल दिया जाए। लेकिन 1986 में फैसला सुनाते हुए मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरिशंकर दुबे ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद उमेश चंद्र पांडे इसे लेकर सेशन कोर्ट के पास पहुंचे। वहां 1 फरवरी 1986 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कृष्ण मोहन पांडे ने सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। उसी दिन शाम जज साहब ने 4:40 पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवादित परिसर के ताला खोलने का आदेश देती है। और उन्होंने डीएम इंदु प्रकाश और एसएसपी कर्मवीर सिंह को आदेश दिया कि विवादित परिसर का ताला जल्द से जल्द खोल दिया जाए। अदालत का फैसला सुनते ही पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। तत्कालीन जो फैजाबाद के डीएम थे इंदु प्रकाश और एसएसपी कर्मवीर सिंह ने तत्परता दिखाते हुए ठीक 40 मिनट बाद यानी 5:20 पर विवादित परिसर का ताला खोल दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि दूरदर्शन की टीम भी वहां से लाइव टेलीकास्ट करने लगी। लोग बताते हैं या उस समय के लोग आश्चर्य प्रकट करते हैं कि दूरदर्शन का जो निकटतम केंद्र था वह लखनऊ था, लेकिन जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर था। लेकिन पता नहीं पूरी दूरदर्शन टीम कैसे वहाँ मौजूद थी और ठीक उसी दौरान मतलब अदालत का फैसला आते ही 40 मिनट बाद ही लाइव टेलीकास्ट भी शुरू हो गया। जज कृष्ण मोहन पांडे ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन इसके बाद जो पूरे देश में सियासी घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ या फिर बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, पूरे देश में जिस तरीके से एक सामाजिक बदलाव देखा गया, जिस तरीके से सिर्फ 2 सीटों पर सिमट जाने वाली पार्टी कुछ ही दिनों बाद अपने राजनीति के फलक का जबरदस्त विस्तार किया, जो आज सत्ता के शीर्ष पर है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन जज साहब ने जो अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिस घटना का उन्होंने जिक्र किया है, एक बंदर का जिक्र किया है, वो आपको विश्वास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये आस्तिक और नास्तिक का सवाल है। लेकिन जज साहब ने जजमेंट देने के बाद फैसला सुनाया 1981 में और उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी 1991 में। हालांकि उसके बाद वो हाई कोर्ट के भी जज हुए, उसमें भी बहुत उन्हें फजीहत झेलना पड़ा, लेकिन अंततः वो हाई कोर्ट के जज बने। हालांकि बीपी सिंह की सरकार ने उन्हें हाई कोर्ट का जज बनाने वाला जो फाइल था उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अंततः चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर से उनकी फाइल, जब सुब्रमण्यम स्वामी वित्त मंत्री बनते हैं, तो उनकी फाइल लाई जाती है और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें हाई कोर्ट का जज भी बना दिया जाता है। लेकिन आत्मकथा में जो जज साहब ने बातें लिखी हैं वो बिल्कुल अविश्वसनीय है, अलौकिक है और अद्भुत है। अब जरा सुनिए कि उन्होंने के बाद जो 1991 में उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी उसमें क्या कहते हैं। उसमें एक बंदर की कहानी जज साहब सुनाते हैं। 1 फरवरी 1986 को जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तब एक काला बंदर कोर्ट परिसर की छत पर फ्लैग पोस्ट
को पकड़े दिन भर बैठा रहा। लोगों ने उसे खाने पीने की चीज़ें भी दी, लेकिन उसने कुछ खाया नहीं। शाम को जब डीएम इंदु प्रकाश पांडे और एसएसपी कर्मवीर सिंह मुझे मेरे आवास तक पहुंचाने आए तो वो काला बंदर मेरे घर के बरामदे में बैठा था। तब मुझे लगा कि वो कोई दैवीय शक्ति है और मैंने उसे प्रणाम किया। मतलब आप समझ गए होंगे कि आत्मकथा में जज साहब लिखते हैं कि जिस दिन जजमेंट वहाँ चल रहा था, जिस दिन सुनवाई चल रही थी वहाँ, उस दिन भी एक काला बंदर कोर्ट के फ्लैग पोस्ट को पकड़े हुए दिन भर बैठा रहा, क्योंकि जज साहब ने फैसला 4:40 पर सुनाया था। और उस दिन वो कहते हैं कि पूरे दिन वो बंदर, काला बंदर जो था, वो फ्लैग पोस्ट पकड़कर बैठा रहा। जब जज साहब फैसला सुनाते हैं उसके बाद एसएसपी कर्मवीर सिंह के द्वारा भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, चूंकि मसला ही ऐसा था, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें अपने आवास लाया जाता है। तो आवास के बाहर नहीं, जब वे बरामदे में दाखिल होते हैं उस दौरान भी वही काला बंदर वहाँ बैठा मिलता है। इसके बाद जज साहब को एहसास होता है कि कहीं न कहीं यह कोई दैवीय शक्ति है और फिर वे बंदर को साष्टांग करते हैं। अब ये बात है कि आपको मतलब कुछ लोगों को विश्वास हो सकता है, कुछ लोगों को विश्वास नहीं भी हो सकता है। ये आप पे निर्भर करता है कि इसे आप कैसे लेते हैं। हालांकि ये जज साहब ने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया है। फैसले के 4 साल बाद 1990 में जज कृष्ण मोहन पांडे को प्रमोट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ फाइल बढ़ाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई अन्य जजों की फाइल जो है वो सरकार के यहाँ भेज दी जाती है कि आप इस पर अपना निर्णय जल्द से जल्द भेजिए ताकि जजों की नियुक्ति की जा सके। लेकिन 1990 में बीपी सिंह की सरकार थी। उस समय एक दूसरे तरह की धारा पूरे देश में चल रही थी। अब उसका असर ये हुआ कि बीपी सिंह ने जैसे ही बाकी जजों को तो प्रमोट कर दिया गया, जो हाई कोर्ट का जज उन्हें बना दिया गया, लेकिन कृष्ण मोहन पांडे वाली जो फाइल थी उसे दबा दी गई। बीपी सिंह की सरकार भी गिर गई कुछ दिनों बाद। फिर बाद में चंद्रशेखर की सरकार आती है जो कांग्रेस के सहयोग से चलती है। हालांकि चंद्रशेखर की सरकार भी कुछ ही दिनों बाद गिर जाती है। उसमें वित्त मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कृष्ण मोहन पांडे के फाइल को स्पेशल तौर पे मंगवाया, फिर उस पर कार्रवाई की और फिर कृष्ण मोहन पांडे हाई कोर्ट के जज के तौर पे प्रमोट कर दिए गए। विवादित परिसर पर फैसला सुनाए हुए जज साहब को 4 साल हो गया था। 1990 में हाई कोर्ट के जज के तौर पर प्रमोट करने के लिए उनकी सिफारिश की फाइल आगे भेजी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी अन्य जजों के साथ कृष्ण मोहन पांडे वाली भी फाइल जो थी वो केंद्र सरकार के पास भेज दी। केंद्र सरकार में उस दौरान बीपी सिंह की सरकार थी। बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रधानमंत्री बीपी सिंह के कानून मंत्री ने जब कृष्ण मोहन पांडे वाली फाइल देखी कि यही वह जज है जो 4 साल पहले विवादित परिसर को खोलने का फैसला दिया था, तो उस फाइल को वहीं दबा दिया गया। लेकिन बीपी सिंह की सरकार भी बहुत दिनों नहीं चली। बीपी सिंह की सरकार भी गिर गई और फिर चंद्रशेखर कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बनते हैं और उस सरकार में कानून मंत्री के तौर पे सुब्रमण्यम स्वामी की नियुक्ति होती है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे ही कानून मंत्री का शपथ लेते हैं, उसके बाद कृष्ण मोहन पांडे वाली फाइल को स्पेशल तौर पे अपने पास मंगवाते हैं। फिर कृष्ण मोहन पांडे को हाई कोर्ट के जज के तौर पे प्रमोट कर दिया जाता है और कृष्ण मोहन पांडे अंततः 1994 में रिटायर कर जाते हैं। हालांकि कृष्ण मोहन पांडे के द्वारा दिए गए फैसले को आज भी कई लोग इसे जुडिशियल डिसीजन मानने को तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि यह जो फैसला था वो कई चीज़ों से प्रेरित था। आखिर यह था क्या? सबको पता है कि 1985 में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की बात कही गई थी। मध्य प्रदेश की महिला शाहबानो को उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने तलाक दे दिया था। उसने पत्नी को गुजारा भत्ता देने से भी इनकार कर दिया। इस पर शाहबानो ने लंबी लड़ाई लड़ी और अंततः वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस पर एक फैसला सुनाया जिसमें यह कहा गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जाएगा। फिर क्या था, बवाल हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम दलीलों को खारिज कर दिया था। इस फैसले ने पूरे देश की सियासत में एक मतलब आप कह सकते हैं कि जिस धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का रंग लोगों के दामन पर चढ़ा था, वह रंग धीरे धीरे उतरने लगा। और यहाँ यह हुआ कि मुस्लिम वोट के दबाव में ये राजीव गांधी ने एक नया खेल खेला, जैसा लोग मानते हैं। इसके विरोध में देश भर के मुस्लिम संगठन खड़े हो गए। कांग्रेस चूंकि लगातार सत्ता में रहते आई थी, राजीव गांधी उस दौरान प्रधानमंत्री थे, तो उन्हें लगा कि कहीं मुस्लिम वोट खिसक न जाए और कांग्रेस को सत्ता से बाहर न होना पड़े। अंततः बाद में हुआ भी यही कि कांग्रेस धीरे धीरे वहीं से बिखरने लगी। और यही वह वजह थी जो राजीव गांधी सरकार को झुका कर रख दिया। सरकार ने तय किया कि संसद के विशाल बहुमत के दम पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया जाए, लेकिन इससे हिंदू संगठनों के नाराज होने का भी खतरा था। सरकार पर अल्पसंख्यक सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगने की भी आशंका थी। कुछ विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि शाहबानो केस को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया और फिर संसद में भारी बहुमत से उस फैसले को पलट दिया गया, तो लोगों को लगा कि अब जो हिंदू वोटर जिनका बहुमत है वो हमसे नाराज हो जाएंगे। तो कांग्रेस ने यहाँ भी एक खेल खेला और फिर जो लोग कहते हैं, ऐसा मेरा मानना नहीं है, कि उसके बाद राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो विवादित परिसर था उसे खोलने का एक अलग खेल खेला गया और ये जो जुडिशियल जजमेंट था वो उसी से प्रभावित था। इस घटना के एक चश्मदीद गवाह थे, वो पत्रकार हैं हेमंत शर्मा। उन्होंने अपनी एक पुस्तक युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं, मैं उस वक्त दिल्ली में मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के लगातार संपर्क में था। वे कह रहे थे कमिश्नर पर दबाव बनाया गया है कि वे किसी प्रकार विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश निकलवाएं। इस मसले पर एक राज्यपाल ने भी खुलासा किया था, उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, कि राजीव गांधी ने मुझसे पूछा कि आप नागपुर से हैं, इसलिए आपका आरएसएस के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस से कोई परिचय है? इस पर मैंने उन्हें हाँ में जवाब दिया। तब राजीव ने मुझसे जानना चाहा कि यदि कांग्रेस सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनवा दे तो क्या आरएसएस आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद करेगा? इसके बाद मैंने राजीव गांधी की मंशा से आरएसएस के लोगों को अवगत कराया। फिर गृह मंत्री बूटा सिंह और कांग्रेस नेता भानु प्रकाश सिंह की देवरस से गुप्त मुलाकात हुई। तय हुआ कि देवरस भी दिल्ली जाकर कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे, लेकिन तब तक देवरस बीमार पड़ गए और उनकी जगह राजेंद्र सिंह प्रज्जू भैया ने दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। सब कुछ लगभग तय लग रहा था, तभी अचानक देश के हालात बदल गए, नए नए राजनीतिक प्रयोग शुरू हो गए और मामला वहीं अटक गया। खैर, ये कहानी थी या यूं कहें यह कथा थी उस जजमेंट की जिसने देश की सियासत को बदल कर रख दिया। अब उस फैसले के बाद जो देश में हो रहा है या आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का 2019 में राम मंदिर पर फैसला आया और जो विवादित परिसर था वो पूरे तौर पे राम मंदिर को दे दिया गया और रौनाही गांव की ज़मीन मस्जिद के लिए दी गई, ये सबको पता है। अगली कड़ी में किसी और इसी तरह की कथा के साथ या राजनेताओं के किस्से के साथ आपके साथ रूबरू होंगे।